सो यस क्लास, सर। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके ऊपर आपके इनकम टैक्स अकाउंट्स की बुक एचसी मेहरोत्रा की है। उसमें सैलरी रिटायरमेंट, जो सेकंड पोर्शन ऑफ सैलरी है रिटायरमेंट का, उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में हमको कई चीज़ों की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। प्रीवियस चैप्टर से जो सैलरी की कैलकुलेशन थी उसका भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ इसमें ग्रेचुटी भी आपको मिलेगी, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव भी मिलेगा, और पेंशन भी आपको मिलेगा। तो सभी चीज़ों की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन देखिए, ऊपर हिंदी में दे रखा है और नीचे जो है वो इंग्लिश में गिवन है। तो मैं, आप कहाँ से चाहेंगे मैं किससे रीडिंग स्टार्ट करूँ, हिंदी से करूँ कि इंग्लिश से करूँ? सर हिंदी से। चलिए, आपकी बात है हिंदी, तो हिंदी से स्टार्ट करते हैं। मिस्टर एक्स दिल्ली की एक फैक्ट्री में कार्यरत था। तो यहाँ पर इस लाइन में कुछ इम्पोर्टेंट आपको दिखाई दे रहा है? सर यस सर। क्या बताइए? सर दिल्ली। दिल्ली। सर दिल्ली। दिल्ली हम लोगों को याद रखना होता है कुछ चीज़ों में। हम लोग मेट्रो सिटीज़ को काउंट करके चलते हैं। जैसे कि एचआरए था, तो क्वेश्चन में अगर एचआरए है तो सिटी की पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके साथ में रेंट फ्री परक्विजिट्स में भी जो है सिटी को ध्यान देना है, तो दिल्ली हम लोग ध्यान दे करके चलेंगे। उसे 14,000 रुपये मासिक मूल वेतन मिलता था, मतलब कि ये इसकी बेसिक पे थी। मासिक महंगाई भत्ता मतलब डियरनेस अलाउंस है। मासिक किराया भत्ता एचआरए भी दे रखा है। और वह अपने मकान में रहता था, वह अपने मकान में रहता था। इससे कुछ हिंट आपको मिल रहा है? मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था कि एचआरए के केस में उसको रेंट के मकान में रहना होता है, तभी एचआरए के लिए एग्जम्पशन का कैलकुलेशन होता है। अगर वो अपने ही मकान में रह रहा है तो इसका मतलब है कि रेंट तो उसने जीरो पे किया होगा। जी और सर। एचआरए का जो सेकंड पॉइंट था, यस सर। वो क्या कहता है? रेंट पेड ओवर 10% ऑफ द सैलरी। तो रेंट जब पे ही नहीं किया तो जीरो वैल्यू ही आ गई। और मैंने आपको क्वेश्चन को पकड़ने का ट्रिक बताया था कि वो अपने मकान में अगर रह रहा हो तो फिर एचआरए की कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, तो आप डायरेक्टली टैक्सेबल कर देंगे। एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब आप किसी रेंट वाले प्रॉपर्टी पर रह रहे हो। आगे बढ़ते हैं। उसे टूर पर जाने के लिए 4,000 यात्रा भत्ता मिलता है, मतलब ये ट्रैवलिंग अलाउंस है, तो टीए डीए तो टैक्सेबल ही होता था। ऑन 1 जनवरी 2020, अब देखिए इस जगह पर ये रिटायर हो गया। 1 जनवरी को रिटायर हुआ, तो जैसे ही रिटायरमेंट की डेट आए तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, इसका मतलब है 9 मंथ उसने जॉब करी। क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च जो है उसमें उस रिटायर हो चुका है। और अगर रिटायर हो गया तो पेंशन की बात भी अगले 3 महीने के लिए आएगी। इस लाइन को पढ़ते इतना दिमाग में आना चाहिए। उसे ग्रेचुटी भी मिल गई, और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो है उससे पैसा मिला। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है, जब बल्कि क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था उसमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था। तो सीखने वाले बच्चों के लिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। 2-3 बार 9th और 10th को लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर अनरिकॉग्नाइज्ड है, 9th में रिकॉग्नाइज्ड था। तो मैंने आपको बताया था कि रिकॉग्नाइज्ड जो है उसको रिटायरमेंट के टाइम पर इग्नोर करके आप चलेंगे अगर उसने 5 साल तक लगातार जॉब करी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9th था तो उसमें 34 ईयर्स तो उसके जॉब की दे ही रखी थी। इस वजह से कोई दिक्कत नहीं थी, हमने उसको इग्नोर कर दिया था। और यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में हमें इसको ध्यान देना है और इस पे कैलकुलेशन करनी होगी। सर, इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से? जब भी बेटा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आए तो मैंने इस तरीके से आपको पढ़ाते समय एक चार्ट बताया था, और उसके मैंने 4 पार्ट्स किए थे। इन 4 पार्ट में से एक पोर्शन एम्प्लॉयर का था, ई आर एम्प्लॉयर को डिनोट कर रहा है, और एक पोर्शन जो है वो एम्प्लॉय के लिए था। तो इस तरीके से जो फंड का पैसा मिलता है, तो एम्प्लॉय वाला पोर्शन जो है वो 1 लाख हो गया, 50%, मतलब इधर का टोटल
इसको 1 लाख रुपीस मिला है जो कि एम्प्लॉय का खुद का पोर्शन था, और जो इधर का पोर्शन है इसके ऊपर इसको 1 लाख रुपीस मिलता है, अगर आपको याद आ रहा हो। और इस पोर्शन में यहाँ पर ये फंड की बात थी, मतलब ये एम्प्लॉयर का फंड था और ये फंड जो है वो एम्प्लॉय का था। अब जो फंड जमा होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है, तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई। ये इंटरेस्ट जो है वो इस पोर्शन का है, मतलब ये इंटरेस्ट जो है वो एम्प्लॉयर ने जो फंड दिया है उसके ऊपर है। और इधर की तरफ जो इंटरेस्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट जो है वो इस फंड का है, मतलब एम्प्लॉय के फंड का ये इंटरेस्ट हिस्सा होता है। क्वेश्चन में क्योंकि आगे इंटरेस्ट की बात नहीं करी गई है, मगर अगर इंटरेस्ट होता तो हम इसको किस तरीके से टैकल करते वो भी आपको बताते। तो ये दोनों पोर्शन तो जो है वो तो सैलरी के हेड में आ जाएंगे, इतना आपको पता है। इसीलिए 50% किया जाता है डायरेक्टली, कि अगर पॉइंट दे रखा हो तो 50% को जो है वो आप सैलरी के हेड में ले जाइए जहां हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और इसमें से जो ये वाला पोर्शन बचता है जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट होता है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो हम लोगों का इनकम का लास्ट ओवरहेड है, मतलब पांचवा हेड है, हम लोग उस हेड में ले जा करके इसको दिखाते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया। तो आपको जो मतलब रखना होगा सैलरी चैप्टर के लिए, वो सिर्फ इधर वाले पोर्शन से मतलब रखना है जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब है कि जो 1 लाख रुपीस मिल रहे हैं, ये 1 लाख रुपीस दो चीजों को मिलकर मिल रहे हैं। एक तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और उसके ऊपर इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता तो इसके अंदर भी उतरा जा सकता था कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अलग वैल्यू दे दी जाती, इंटरेस्ट की अलग वैल्यू दे दी जाती, मगर पूरा एक ही वैल्यू 2 लाख दिया गया। तो इस वजह से ये आपके लिए इजी हो जाता है कि आप सीधे सीधे इसका 50% ही कर दीजिए। काफी स्टूडेंट्स के मन में बात आती है, सर इसके बारे में आपने नहीं बताया। तो मैंने रिवाइज जब कराया था क्लास में तो बताया था कि जो एम्प्लॉय का शेयर होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, तो वो तो पर ईयर ऑलरेडी ही टैक्सेबल होता है, क्योंकि हम लोग जो हैं एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी लेते हैं, और ग्रॉस सैलरी में जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है वो ऑलरेडी एडेड होता है। तो ये जो पोर्शन कट किया एम्प्लॉय का, ये हम लोगों के लिए सिरदर्द नहीं बनेगा। सर हमेशा नहीं बनेगा, नहीं बेटा, जब क्वेश्चन में नेट दिया हो तो फिर ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन उस ईयर नेट दिया हो और फंड की भी कुछ बात हो तब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बहरहाल यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है तो हम इतना डेप्थ में नहीं चलते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन में। अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रोविडेंट फंड है तो हम डायरेक्ट कैसे उसको डील कर लेंगे। आगे देखिए लिखा है फंड में उसका और फैक्ट्री के मालिक जो है दोनों का अंशदान मतलब कंट्रीब्यूशन बराबर था, ये मैंने अभी आपको चार्ट में बता दिया। तो आगे चल करके अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पोर्शन जो है वो ज़्यादा टिपिकल नहीं है इस क्वेश्चन में। देन उसे 10 महीने का अर्जित अवकाश वेतन 1,76,000 मिले। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके पास जो सैलरी है उसको ऐड करेगा जो आपने लीव ले रखी थी। तो लीव वाले पोर्शन में 10 मंथ्स आपको ध्यान देने हैं कि उसने 10 मंथ्स का जो है वो पीरियड रख रखा था। तो 10 मंथ्स के पीरियड को हम लोग बोलेंगे यहाँ अप्रूव्ड पीरियड। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव में हमें 4 पॉइंट्स देखने होते हैं, पढ़ते ही आपके दिमाग में सब आने चाहिए कि 4 पॉइंट देखने होते हैं। अर्जित अवकाश जो है अप्रूव पीरियड वो 30 डेज का है, तो भी ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्ट के अकॉर्डिंग 30 डेज ही अलाउ हैं। अगर ये दिन ज्यादा होते तब थोड़ी सी दिक्कत होती, एक क्वेश्चन ज्यादा पे भी हम लोग कर लेंगे। आगे चलते हैं। उसे 4,000 मासिक पेंशन, तो ये मंथली पेंशन उसको मिल रही है 3 मंथ्स, क्योंकि अब उसके पास जॉब नहीं थी, रिटायर होने के बाद 3 महीने जॉब किया तो 3 मंथ उसे पेंशन दी गई, जिसमें से उसने 3/4 पेंशन एक मुश्त ले ली। अब देखिए उसने इसमें से 3/4 पेंशन एक मुश्त ले ली। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें पेंशन की बात करी गई थी और यहाँ पे भी पेंशन है। दोनों आपके सीखने के लिए बहुत अच्छा है, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। प्रीवियस वाले में 9th में मैंने बताया था कि जब पेंशन है वो
2 महीने फुल लेने के बाद में थर्ड मंथ में उसने 50% सेल कर दिया था और पैसा रिसीव किया था। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई, यहाँ पर उसे स्टार्टिंग में ही कह दिया गया कि वो अपनी पेंशन को 3/4 जो है वो सेल कर दे रहा है। तो बेटा 3/4 सेल कर देगा तो ये पोर्शन जो आ रहा है 2,40,000 ये 3/4 है, और पेंशन के लिए हम लोगों को फुल वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इस पे हम फुल वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके बाद में हम उसके ऊपर एग्जाम्पशन लेंगे। तो पेंशन भी आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। उसे 1 अगस्त 1985 से फैक्ट्री में नौकरी आरंभ की और उसका 10 महीने का रिटायर होने से पूर्व औसत वेतन 15,600 था। तो अब आपके लिए ये आसान हो गया कि 15,600 जो है वो रिटायरमेंट के टाइम पर एवरेज सैलरी दे दी गई। अदरवाइज क्वेश्चन में हमको 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी भी निकालनी पड़ती, क्योंकि एवरेज सैलरी के ही बिहाफ पर कैलकुलेशंस किए जाते। किस चीज के लिए सर? ग्रेचुटी के लिए। वहां पे एवरेज सैलरी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो अब इस कंडीशन में इतनी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। अब आप ग्रेचुटी वर्किंग नोट में कर सकते हैं, पेंशन कर सकते हैं वर्किंग नोट में, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव कर सकते हैं वर्किंग नोट पे। तो ये वर्किंग नोट थोड़े बहुत आपको करने होंगे। तो आप किस वर्किंग नोट से क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहेंगे? जल्दी बताएं, किस वर्किंग नोट से स्टार्ट करना चाहेंगे? सर पेंशन। पेंशन से। तो देखते हैं कि पेंशन का पोर्शन इसमें गिवन है या नहीं है, तो वरना पेंशन की बात आई है तो यहाँ पर देखिए पेंशन के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये है पेंशन। सबसे पहले तो जो भी पेंशन दे रखी थी वो आपकी क्वेश्चन में गिवन थी 2,40,000। सर मंथली क्यों नहीं छू रहे? बेटा मंथली तो टैक्सेबल सीधे ही सीधे हो जाती है। अब जो ये पेंशन दे रखी थी ये 3/4 थी। लिखा था क्वेश्चन में कि 3/4 जो पेंशन है उसको उसने कैश करा करके एक साथ ले लिया। तो जब 3/4 पेंशन एक साथ करा करके कैश में ले लिया तो हमें इस इंफॉर्मेशन से पेंशन की फुल वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। उसी को हम बोलते हैं कम्यूटेड वैल्यू। और इस कम्यूटेड वैल्यू, जो कम्यूटेड वैल्यू है, कम्यूटेड वैल्यू का ही हमको एग्जम्पशन देना होता है। जब हम कम्यूटेड वैल्यू से एग्जम्पशन निकालते हैं तो दो बातें ध्यान देनी होती है, क्या उसको ग्रेचुटी मिल रही है या उसको ग्रेचुटी नहीं मिल रही है। तो इस क्वेश्चन में उसको ग्रेचुटी मिल रही थी। तो यहाँ पे जब ग्रेचुटी मिल रही है तो ऐसी हालत में हम लोग 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू का एग्जम्पशन दे देते हैं, और जब ग्रेचुटी नहीं मिल रही होती है तो हम लोग हाफ का एग्जम्पशन दे देते हैं। बस इतना सा बस ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम इसकी फुल कम्यूटेड वैल्यू निकालेंगे। तो जब ऐसा यूज किया जाए, ये देखिए कम्यूटेड वैल्यू निकाली गई 2,40,000 इंटू 4/3, रिवर्स कर दिया, फुल वैल्यू आ गई 3,20,000 रुपए। और 3 लाख ये कम्यूटेड वैल्यू 3,20,000 रुपए आ गई। फुल वैल्यू जब हम कम्यूटेड निकाल लेंगे तो उसका 1/3 लगाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि ये 1/3 है, तो ये देखिए इसका 1/3 लगाया जाएगा। जैसे ही इसका 1/3 लगाएंगे तो ये वैल्यू इसकी एग्जम्पशन की आ जाएगी। इसका मतलब है कि इतना आप माइनस करके बाकी आइटम पे टैक्स दोगे। तो एक्चुअल में जो आपको मनी रिसीव मिली वो थी 2,40,000। तो ये हो गया 2,40,000, और एग्जम्पशन की वैल्यू माइनस करने पर अब जो वैल्यू आ रही है 1,33,333, 1,33,333, ये पेंशन जो है हम लोगों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। अब बताइए किसी को पेंशन को लेकर कोई दिक्कत कम्यूटेड की? नो सर। ओके, तो अब चेक नो कर सर। लेते हैं एक बार क्वेश्चन में कि कैसे पेंशन को शो किया गया है। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जो सॉल्यूशन मेन है, इस सॉल्यूशन में डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि पेंशन का पोर्शन कितना लिया गया। आपको पॉइंट पे दिखाई दे रहा होगा। बीच बीच में थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को एडमिट करना पड़ जाता है। अब यहाँ पर आप देखें कि जो अभी हम लोगों ने पेंशन निकाली है वो ये थी
1,33,333। तो एक पॉइंट जो है वो हम लोगों को मिल गया। क्लियर? Yes, sir. आपको दूसरा पॉइंट भी पेंशन का चाहिए था, तो ये पेंशन जो है वो 3 महीने की पेंशन हो गई 3,000 रुपीज। सर ये कैसे हो गई 3,000 रुपीज पेंशन? पेंशन तो क्वेश्चन में कुछ और दे रखी थी, 4,000 दे रखी थी। तो अगर 4,000 दे रखी थी, तो अगर हम 4,000 पेंशन सर लेते हैं, तब तो अगर 3 मंथ्स के लिए लिया जाए तो 12,000 होती है। बात बेटा ठीक है, तो उसको पेंशन कितनी मिलनी चाहिए थी? उसको पेंशन 4,000 मिलनी चाहिए थी। इस पेंशन में से क्वेश्चन ने क्या कहा कि उसने 3/4 जो पेंशन है उसको बेच दिया, सेल कर दिया, और उसके ऊपर उसने फंड का पैसा ले लिया। तो 3/4 पेंशन तो एक्युमुलेटेड फंड के लिए यूज हो गई, मतलब सर इस पॉइंट के लिए यूज हो गई, जो कम्यूटेड पेंशन है उसके लिए 3/4 यूज हो गई। तो बाकी जो उसने 1/4 अपने पास रखी, वो डिसाइड किया कि ये मंथली लूंगा। 3/4 अगर चली गई तो 1/4 ही तो बचेगा। तो इसका 1/4 कितना होता है? इसका 1/4 1,000 होता है। और पेंशन का पीरियड कितने महीने उसने लिया? 3 मंथ्स लिया। तो अगर 3 मंथ्स में हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू 3,000 आ जाएगी। इस तरह से पेंशन आपकी हो गई। फिर से समझ लीजिए, पेंशन क्वेश्चन में दे तो रखी थी उसको 4,000, बात सही है, मगर क्वेश्चन में शुरू से ही स्टार्टिंग के ही डेट से उसने इसका 3/4 जो है वो फंड ले लिया। तो सर अगर वो क्वेश्चन में फंड नहीं लेता, क्वेश्चन में मान लीजिए कि अगर फंड नहीं लेता, तो सर क्या पोजीशन होती? तो बेटा अगर फंड नहीं लेता तो हमें ये 3/4 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम ये 3/4 निकालते ही नहीं। तो जब 3/4 निकालते ही नहीं तो पूरा का पूरा ही पेंशन वो ले लेता। तो उस हालत में हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, और तब हम पेंशन जो है 12,000 रुपए लिखते, 3,000 नहीं लिखते। तो यहाँ पर हमने 12,000 इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने पेंशन का 3/4 पोर्शन जो है वो सेल कर दिया। तो हमारे पास जो है सिर्फ 1/4 ही तो पोर्शन रह गया। तो 1/4 पोर्शन 1,000 रुपए मंथली, इसका मतलब 3,000। तो अब हम लोगों ने पेंशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर अप कर लिया। पेंशन कंप्लीट हो जाने के बाद में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों के लिए होता है ग्रेचुटी और इनकैशमेंट। अब ग्रेचुटी और इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव में कौन सा पहले आप सीखना चाहेंगे? ग्रेजुएटी। ग्रेचुटी। ग्रेचुटी में काफी अच्छी लगता है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है, रूल आपको ग्रेचुटी के याद है, अच्छी बात है। तो अब हम लोग ग्रेचुटी पर आते हैं। तो देखिए, ग्रेचुटी इज विद इन लिमिट ऑफ एग्जम्पशन, हेंस इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। सर इसका क्या मतलब हुआ कि ये विद इन लिमिट है ग्रेचुटी, इसलिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो देखिए इसका क्या मतलब है। यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास ग्रेचुटी देखिए कितनी दे रखी है। पहले क्वेश्चन में ग्रेचुटी दे रखी है 1,60,000। सर 1,60,000 है तो लिमिट का क्या मतलब है, समझिए इसको। अगर हम ग्रेचुटी की बात करते तो ग्रेचुटी के लिए हमारे पास लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग के लिए 3 केसेस होते। हाँ सर ये बात सही है कि 3 केसेस होते। तो एक हमारा कौन सा होता? एक्चुअल होता। ठीक है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में हम एक्चुअल ले लेते हैं 1,60,000, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा सर अमाउंट होता था, क्या मैं अमाउंट 20 लाख लिख दूं तो चलेगा? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. ठीक। इसके Yes. बाद में जो फर्स्ट पीरियड हमारे पास होता है अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो किस तरीके से वैल्यू निकलती थी। तो अब यहाँ पर अगर अंडर द एक्ट है और लास्ट विड्रॉन सैलरी है उसका एवरेज, तो लास्ट विड्रॉन जो सैलरी दे रखी है उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन में देखो लिख रखा है his average salary during the 10 months immediately preceding his retirement, ये लास्ट में है, his retirement 15,600। तो ग्रेचुटी के केस में उसको 15,600 जो है वो सैलरी एवरेज की मिल रही थी। तो 15,600 तो सैलरी जो है इसकी एवरेज की हो गई। इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को? तो सर
इसके बाद में नो सर। तो कि जब अंडर द एक्ट है तो डियरनेस अलाउंस भी इसके पास रहेगा। तो डियरनेस Yes, sir. अलाउंस जो है वो 1,000 रुपये पर मंथ हो गया। तो अगर हम एवरेज निकालते तब भी इतना ही आएगा। तो ये वैल्यू अगर हम ले लें तो ये 16,600 हो गया। आफ्टर देन यहाँ पर अगर हम इसको 15/26 करें अंडर द एक्ट के लिए, तो अगर नॉट अंडर द एक्ट होता तो बात थोड़ी अलग होती। अभी अंडर द एक्ट से बता रहे हैं। उसके बाद में कितने साल उसने जॉब किया ये आपको क्वेश्चन में देखना होता है। तो क्वेश्चन में देखिए कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है कि उसने कितने साल जॉब करी है। No, sir. He resides, traveling allowance, he retired on इतना gratuity, accumulated balance and his own factory fund, he is equal also 10 months on leave as the retirement leave 30 days. He was to get a pension 4,000 per month. He committed a service on, देखो ये कितने साल के लिए हिंट दिया है ना। यहाँ पे देखो उसने जॉब करी थी तो 1985 से शुरू करी थी। तो अगर आप जी सर। 1985 से शुरू करते हैं तो 85 से लिया 95, तो 95 में बेटा 10 साल हो गए। 95 के बाद आप इसको ले लें 2005। 2005, तो 2005 में कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल। 2005 के बाद आ जाएगा 2015, 2015। तो 30 साल। 2015 में 30 साल। तो सीधे सीधे तो 30 ईयर्स तो हमको ये दिखाई दे गए। इसके बाद जी सर। 15 से लेकर के 19 तक लेकर के जाना है तो हम इसमें 4 साल और ऐड कर लेते हैं, 34 साल। 34 साल। और मगर इसमें देखो 1 अगस्त दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 34 साल कितने महीने हो गए? ये तो 30 मई जून ईयर्स हो जुलाई। गए और ये 5 5 मंथ्स हो गए। 5 मंथ। जब 6 हाँ। मंथ से ज्यादा होता है तभी हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो हम मोटे राउंड ऑफ तौर करते हैं। पर इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि 6 मंथ से ज्यादा नहीं है। तो हम इसको हाँ सर, इसको 34 ईयर्स 34 ले ले लें। लेंगे। तो अगर हम इसको 34 ईयर्स ले लें और इससे मल्टीप्लाई करें, बेटा जल्दी से इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 16,600 से निकालिएगा 16,600 से। तो सर वहां पे जो 1000 वो पर मंथ है ना, तो उसको 1000 लेंगे सर, 12,000 लेंगे। 1,000 ये भी तो पर मंथ में ही आ गया ना, ये एवरेज आ गई अच्छा ना हाँ, सैलरी। ठीक 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 सर, ठीक सर। तो 16,600। ये एवरेज ही आ गया, तो 16,600 से निकाल दीजिए। अच्छा ठीक है। तो सर क्या मैं कैलकुलेट करूं? 3,25,615। चलिए ज्यादा ही वैल्यू आ रही है, कुछ ऊपर नीचे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 3,25,615 आ तीन रही लाख है। पंद्रह हजार 3,15,600। तो नहीं नहीं, 3,25,25 ही है। 615। 3,25,000 3,25,615 ये आप बता रहे हैं। 615। मेरा ज्यादा Yes, इंटरेस्ट sir. इस पे नहीं है। मेरा इंटरेस्ट बस 3 लाख के ही ऊपर देखिए निकल रहा है, इसी के ऊपर था। बाकी ये वैल्यू जी कुछ भी हो, ये अभी यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। 3 लाख के ऊपर निकला बस वही ठीक है। सर इससे क्यों मतलब नहीं रखती? क्योंकि हमें तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखना है ना। हाँ तो हाँ इन तीनों हाँ में सर। से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 1,60,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर, तो जी जो सर। सबसे कम वैल्यू है यस सर। वो हमारी 1,60,000 है। तो हम एग्जाम्शन कितने का देंगे? हम एग्जाम्शन 16। 1,60,000 का दे देंगे। जी सर। ठीक, तो अब 1,60,000 का अगर हम एग्जाम्शन दे रहे हैं और उसको सैलरी और उसको ग्रेचुइटी मिल भी कितनी रही थी? 160 मिल रही थी। तो 160 मिल रही है और 160 का ही अगर हम एग्जाम्शन दे दें तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? नील। सर नील हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नील के पोर्शन में आ गया है ग्रेचुइटी। तो ये देखिए ग्रेचुइटी नील आपको सामने दिखाई दे रहा है 6 नंबर पॉइंट हाँ। या नहीं?
जी सर, जी सर, तो जी ये सर। देखिए ग्रेचुटी आपका नील हो गया। तो आपने जिनको अभी दिक्कत हो कि इतनी जल्दी कैसे हो गया, तो मैंने 1 2 3 तीनों ही करके दिखाए हैं। रिवाइंड करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आपको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ग्रेचुटी कर लिया, कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन कर लिया, और मंथली पेंशन को भी हम लोगों ने कर लिया। करेक्ट। जी अब सर, हमारे जी लिए वर्किंग नोट का एक पार्ट बचता है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। तो जिससे आप बचना चाह रहे थे कि सर जितनी देर से करो उतना ज़्यादा अच्छा, तो अब इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। ये आए हम लोग इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव पे। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव के लिए 4 पॉइंट आपको ध्यान देने होते थे। इतना तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया है। अब इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव में सबसे पहले तो बच्चे को सबसे आसान लगता है एक्चुअल अमाउंट। चलिए मैं एक्चुअल अमाउंट टिक कर देता हूँ जो सबसे बाद में दे रखा है। सर सीक्वेंस में लिखना जरूरी है, ऐसा है नहीं, मगर आप सीक्वेंस में करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी। तो सबसे पहले जी सर। वैसे सीक्वेंस यही रहता है, 1 2 3 4 जो लिखा है यही सीक्वेंस रहता है। तो आप यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट लिख लें। एक्चुअल अमाउंट 1,76,000। किसी बच्चे को लिखने में कोई दिक्कत नहीं नो हो। सर। नो उसके सर। बाद में आप लोगों ने मैक्सिमम नो अमाउंट सर। रखता है जिसको रट लिया है कि 3 लाख होता है इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव में। तो पॉइंट नंबर 3 और 4 तो आपका कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 और 2 जो क्या कहता है, तो अब जो 2 वाला पॉइंट है वो कहता है कि जो हमारा अप्रूव्ड पीरियड हो, जो हमारा अप्रूव्ड पीरियड हो उसको एवरेज सैलरी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्राई अप्रूव्ड कर। पीरियड जो है क्वेश्चन में 10 मंथ से ही दे रखा है, तो ये हो गया अप्रूव पीरियड 10 मंथ क्वेश्चन में दे रखा है, और एवरेज सैलरी क्वेश्चन में निकाल करके दे दी गई। अदरवाइज एवरेज सैलरी निकालने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ता। मैंने शुरू में बता दिया कि एवरेज सैलरी दे दी गई है तो क्वेश्चन आसान हो गया। इस तरह से ये 1,56,000 होता है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। और जो पॉइंट नंबर 1 है उसके लिए हमें क्या करेंगे, उसके लिए 10 महीने की एवरेज, ये तो क्वेश्चन में ये तो पार्ट ऑफ फॉर्मूला है। ये 10 मंथ जो है ये पार्ट ऑफ फॉर्मूला है। ये इत्तेफाक बात है कि दोनों में एक ही चीज है कि 10 से मल्टीप्लाई किया गया, मगर ये 10 जो है वो आउट ऑफ जो 10 लिया गया है ये पार्ट ऑफ फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला यही कहता है एवरेज सैलरी जो है उसको 10 महीने से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर क्या हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव का, तो क्या हमको पहले में 10 ही लिखना है? यस, आपको पहले में 10 ही लिखना है। ये तो पार्ट ऑफ फॉर्मूला है कि एवरेज सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो इत्तेफाक की बात है कि यहाँ क्वेश्चन में अप्रूव्ड पीरियड भी 10 ही दे रखा है। तो सर क्या अगले क्वेश्चन में ये 10 चेंज हो सकता है? हाँ बेटा, चेंज हो सकता है। क्यों चेंज हो सकता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है इस कंडीशन पे कि आपके पास जो है अप्रूव्ड पीरियड दिया कितना है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि ये अप्रूव्ड पीरियड मान लीजिए 8 दिया होता, तो क्या इस 10 की जगह हम 8 ले लेते? हाँ बेटा, जो क्वेश्चन में 8 दिया होता तो अप्रूव पीरियड आ जाता। तो इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव के लिए पहला और दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए कि फर्स्ट में जो 10 है ये तो पार्ट ऑफ फार्मूला होता है कि 10 मंथ्स की हमको कैलकुलेशन करनी होती है एवरेज सैलरी को लेकर के, जो 10 महीने की एवरेज है। तो 10 महीने की एवरेज ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था 15,600। अब जब हमारे पास ये चारों आइटम निकल करके आ जाएं तो हमको इसमें देखना होता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है, उसको एग्जाम्प्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 1,56,000 है, तो हम 1,56,000 को ही एग्जाम्प्ट करेंगे। तो 1,76,000 हमको मिली। 1,76,000 में से ये पैसा हमको मिला, इसमें से 156 हम माइनस कर देंगे। 1,76,000 हमने रिसीव किया, 1,56,000 का एग्जाम्पशन ले लिया, तो इसका मतलब हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? 20,000। 20,000। इसी 20,000 को हम लोग यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे? अब हम लोग इसके ऊपर आते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। अब आ जाइए बेटा पूरे क्वेश्चन में और चीजों को देख लें कैसे यूज किया है। अभी अभी हम लोगों ने इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव किया जो कि आपको पॉइंट नंबर 7 पे दिख रहा है। ये देखिए इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव 20,000। हम लोगों ने वर्किंग नोट में ग्रेचुटी को कर लिया था जो कि वैल्यू थी। इसके बाद कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो है
वो आपके पास 133 पहले 333 कैलकुलेट कर चुके थे। ये पेंशन जो है इसको भी हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके थे। कहीं कोई दिक्कत? इसके बाद नहीं आपके सर। पॉइंट नंबर 5 पे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही 1 लाख रुपए निकाल दिया था। रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए 50% की बात थी जो हम लोगों ने डायरेक्टली कर ली थी। रही बात टी डीए टूर के लिए सब एग्जम्प्टेड अमाउंट थे। तो जैसे टीए दे रखा है, अगर डीए दे रखा होता तो यहाँ पे मैंने आपको 6 पॉइंट याद करवाए थे जो कि डायरेक्टली एग्जम्प्ट होते थे। तो ये आपके हाँ पास हाँ ये वाला पोर्शन है, देखिए ये पोर्शन इसमें नेल हो गया। अब बात आती है हमारे टीए, ये ट्रेवलिंग अलाउंस है ना? हाँ हाँ। तो अब हाँ यहाँ ठीक। पर वही ट्रैवलिंग अलाउंस डीए मतलब डेली अलाउंस। अब आते हाँ हैं ठीक ठीक। हम इस पे सैलरी पे और डियरनेस अलाउंस पे। तो सैलरी क्वेश्चन के पार्ट में गिवन है, उसको सीधे ही 9 मंथ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सैलरी बेटा एवरेज 15,600 दे रखी है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हमें बात करनी है सैलरी और पेंशन जो क्वेश्चन में सेपरेटली अलग से वैल्यू दे रखी, वो तो बेटा एवरेज थी। तो रिटायर होते समय में उसकी सैलरी आप देखिए कितनी दे रखी है। डियरनेस अलाउंस जो है वो 1000 पर मंथ दे हाँ, सैलरी जो है 14,000 दे रखी है और डियरनेस अलाउंस 1600 दे रखा है। तो अगर हम 14,000 से 9 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू इजिली आ जाएगी। तो ये जी सर, सैलरी आ की जाएगी। वैल्यू हो गई, ये 14,000 14,000 थी। तो हाँ सर। 14,000 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करें। सर 9 के जितने समय उसने जॉब करी है। और डियरनेस अलाउंस बेटा कितना था? 1000 into। नहीं 1000 नहीं था। अरे नहीं, इसमें सर, इसमें सर। देखो कितना दे रखा डियरनेस अलाउंस। इसका मतलब बुक और So क्वेश्चन 1,600. 1600। हाँ, आगे 1600। क्वेश्चन थोड़ा सा खोल के रखा करिए तो आपके पास थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो अब हमारे पास ये वैल्यू हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये भी हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई। और लास्ट में ग्रॉस सैलरी निकल आएगी तो उसमें से हम लोग 50,000 स्टैंडर्ड एक्शन माइनस कर देंगे। सर हाँ स्टैंडर्ड। एचआरए तो आपने बताया ही नहीं सर, ये कैसे होगा? बेटा ये मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही एचआरए बता दिया था। सर स्टार्टिंग में कहाँ बताया था, याद करो। हमने क्या कहा था, वो अपने ही मकान में रह रहा है। तो जब वो अपने मकान पे रह रहा है तो उसने रेंट तो पे किया ही नहीं। तो जब कभी भी ये आपको पहले भी मैट्रिक सिखा चुका हूँ कि अगर नो रेंट पेड है तो आपको कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं होगा। जो भी एचआरए है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। इसीलिए देखो फुल्ली टैक्सेबल एचआरए 9,000 रुपीज यहाँ पर आ गया। कुछ स्टूडेंट्स एचआरए निकालने बैठ जाते हैं, वर्किंग नोट करने लगते हैं, तो आपको एचआरए का वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है। इशारा ही यही है कि अगर अपने ही मकान पे रह रहा है। याद करो जब मैंने स्टार्टिंग में क्लास में पढ़ाया था तो आपको बताया था कि अगर वो अपने ही डायग्राम बनवाया था सर। डायग्राम भी बनवा करके दिया था कि जिसमें जो है वो अपने ही मकान पे रह रहा है तो फिर आप भूल जाइए, कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि उसने रेंट पे नहीं किया। तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है जरूर प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सीखने को कई चीजें एक साथ मिलेंगी रिवाइज करने के लिए। एक जो कि अब आप लोगों को बहुत पसंद है, ग्रेचुटी, ग्रेचुटी की प्रैक्टिस होगी। दूसरा इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव की आपकी प्रैक्टिस होगी। तीसरा पेंशन जो मंथली भी है और साथ में एक्मुलेटेड भी है। और इसी क्वेश्चन के साथ में जो कल क्वेश्चन किया था उसका भी पेंशन का पोर्शन जरूर पढ़िएगा। कल वाला जब क्वेश्चन किया था तो उसमें पेंशन, देखो इस क्वेश्चन में और कल वाला जो क्वेश्चन था उन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस था। कल वाले क्वेश्चन में भी वो दिसंबर में रिटायर हुआ था, मतलब क्वेश्चन नंबर कल 9 था। तो 9 में जनवरी और फरवरी उसने यहाँ पर फुल वैल्यू रिसीव करी थी। और इसके बाद जब वो मार्च में आया था तो मार्च में आ करके यहाँ पर उसने हाफ जो है उसको कम्यूटेड किया था और सेल किया था। यहाँ पर 2 महीने उसने फुल पेंशन रिसीव करी थी। तो कल वाला जो एक बार जरूर रिवाइज करिएगा। तो जब पेंशन की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखो फुल निकली थी जनवरी में और फरवरी में भी फुल निकली थी, मगर मार्च में जा करके उसने सेल किया था।
तो मार्च की पेंशन हाफ लेकर के पेंशन की वैल्यू कैलकुलेट हुई थी। ये मैं इस पॉइंट से रिलेटेड बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 से, जो पेंशन ऑफ 3 मंथ्स है। इस तरीके का कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9 में, कि जिससे जरा सा बच्चों को कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि ये हिंट था यहाँ पर कि सेल जो है वो मार्च में जाकर करी थी, आधे मार्च के बाद में, मतलब 15 मार्च के पास। तो इस वजह से 2 महीने फिर उसको फुल पेंशन मिली थी और मार्च की आधी पेंशन मिली थी, क्योंकि उसने आधी सेल कर दी थी, हाफ सेल कर दी थी। पर जब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो इसने स्टार्टिंग में ही सेल कर दिया, मतलब जैसे ही 1 जनवरी हुआ तो 1 जनवरी को ही इसने 3/4 सेल कर दिया। तो इस वजह से यहाँ पर जो पेंशन थी 1 जनवरी को वो उसकी 4000 थी, और इस वजह से उसने जब इस जगह 3/4 बेटा सेल किया तो स्टार्टिंग से ही यहाँ 1/4 लगा, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, इन सब में इसके ऊपर तीनों महीने का 1/4 लगा। तो 4000 का 1/4 सिंपल अगर निकालें तो ये हमारे पास 1000 आ जाता है। 1000 ये 3000 रुपए आपका हो गया। सिर्फ एक ही लाइन इसमें अगर ऐड कर दी जाती तो ये कैलकुलेशन आपका पूरा बदल जाता। अगर यहाँ भी होता कि उसने मार्च में जा करके अगर सेल किया है, तो अगर बेटा अगर उसने मार्च में जा करके सेल किया तो उस समय ये वैल्यू कैसे बदल जाती, मैं उसको भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ 9th के कंपैरिजन में समझाते हुए। अगर बेटा ये कहा जाता कि उसने मार्च में सेल किया, तो इस वजह से तब जनवरी में हम पूरी वैल्यू 4000 लेते। ये मैं क्वेश्चन नंबर 9 की जो लाइन दे रखी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और फरवरी में भी उसको फिर 4000 पूरी वैल्यू मिल जाती, और मार्च आते ही यहाँ पर उसने क्या किया होता, 3/4 सेल कर दी होती। तो अगर 3/4 सेल कर दी होती तो 1/4 बचता, तो ये 1/4 कितना आता, 1000 आता। तो ऐसी हालत में यहाँ पर सैलरी में आप लिखते 9000। तो ये जरूर कंपेयर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अगर क्वेश्चन जरा सा भी चेंज कर दिया जाए 10 में और ऐसे वैल्यू डाल दी जाए तो ये 9000 आ जाएगा। एक बार पेंशन प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेंशन को लेकर के। तो हम लोगों ने पेंशन भी सीख लिया, यहाँ पर इनकैशमेंट भी सीख लिया, कंप्यूटेशन भी सीख लिया, ग्रेचुटी कर लिया, और एचआरए का भी आज एक हिंट हम लोगों ने प्रैक्टिस के दौरान कर लिया। और स्टार्टिंग में अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, क्वेश्चन नंबर 9 में रिकॉग्नाइज था, ये अनरिकॉग्नाइज। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार प्रैक्टिस करिएगा। फिर कोई दिक्कत होती है हम अगली क्लास में मिलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। आपको कुछ कहना हो तो बताइए। नो सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। रिकॉर्डिंग अभी आपको कुछ देर बाद इसकी मिल जाएगी। प्रैक्टिस जरूर से जरूर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, और कंपेयर करके करिएगा, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं।